बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। ये लेक्चर नंबर 1 है। हमने लास्ट ज़ीरो लेक्चर में बेसिक चीज़ें हमने अंडरस्टैंड की थी, जो कि हम फर्दर ग्रुप्स को समझने के लिए, ग्रुप थ्योरी को समझने के लिए हमें ज़रूरत होगी। आज के लेक्चर में हम ग्रुप की डेफिनेशन को समझेंगे और ग्रुप की डेफिनेशन के साथ हम ग्रुप की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एग्जांपल्स का समझना और एग्जांपल्स की कलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे अगर आप कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आइदर वो ग्रुप हो, रिंग हो, या मॉड्यूल हो, या वेक्टर स्पेसेस हों। आप कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो डेफिनेशंस के बाद आप उसकी एग्जांपल्स की जो कलेक्शन है उसको ज़रा बेहतर अंदाज में समझें। तो फिर आप जो है किसी थ्योरम को या किसी रिज़ल्ट को, उसके पैटर्न को, उसके मीनिंग को आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह जो है ना ये रिज़ल्ट्स डिफरेंट एग्जांपल्स में हम अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डेफिनेशन से ही। अगर स्टार्ट में बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, जो बात अभी आप लोगों को कह रहा था कि अ गुड स्टॉक ऑफ एग्जांपल एज लार्ज एज पॉसिबल इज डिस्पेंसेबल फॉर अ थ्रो अंडरस्टैंडिंग of any concept. And when I want to learn something new, I make it my first job to build one. कि जी अगर आप के पास गुड स्टॉक है एग्जांपल्स का, और आपने अगर एग्जांपल्स की कलेक्शन ज़्यादा बना रखी है तो आप बेहतर कॉन्सेप्ट को बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। तो वो आथर कहता है कि व्हेन आई वांट टू लर्न समथिंग न्यू आई मेक इट माय फर्स्ट जॉब टू बिल्ड वन। तो फर्स्ट जॉब ये होती है कि आप उसकी जो है वो एग्जांपल्स बनाते हैं। तो बहरहाल ये एक कोटेशन है, उनकी एक लाइंस लिखी हुई हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी। तो ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ बताता चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा जाए कि व्हाट इज़ बाइनरी ऑपरेशन, या बाइनरी ऑपरेशन की क्या मीनिंग है, या इसको आप क्या समझते हैं कि ये क्या है। तो आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि बाइनरी ऑपरेशन जो होता है ये एक मैप होती है जो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट, लेट्स सपोज कि वो जी है, जी क्रॉस जी टू जी डिफाइन होती है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, मीनिंग ये है कि आपके पास दो एलिमेंट्स हैं G1 एंड G2, जो कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आप लिखें। तो जब आप इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसका जो आंसर आता है वो अगेन आपके पास G में ही आंसर आता है। ठीक है, तो यानी ऐसा फंक्शन जो G क्रॉस G टू G में हो, हम उसे बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। यहाँ एक बात और जो समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम इन सिंपल वर्डिंग में हम समझना चाहें तो ये है कि आप ये भी जी है और यहाँ पे भी जी है, तो ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो जी के ही हैं इस ऑर्डर पेयर में। तो हम इस बात को यूँ भी कह सकते हैं कि आप इनमें से कोई से दो एलिमेंट्स लें जी के, आप उनको ऑपरेट करें, ठीक है, तो जो आंसर आए वो विद इन जी ही आए। तो हम उसे ऐसी एसोसिएशन को जो इनके एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स पिक करते हैं जी के, और अगेन उनको जो असाइन करती है जिस एलिमेंट के साथ वो जी का ही है, तो हम इसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। और इसी बात का नाम क्लोजर प्रॉपर्टी भी है। यानी हम एक्चुअली ये मैप क्या करती है कि जी के कोई से एलिमेंट्स दो लेती है और उसको जो
उसका जो आंसर आता है वो अगेन उसी सेट में ही आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड सिंपल क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू दिस गिवन ऑपरेशन, जिस भी ऑपरेशन को आप डिफाइन कर रहे हैं, तो याद रखें कि अगर फॉर एग्जांपल ग्रुप की डेफिनेशन में ही स्टार्ट में कह दिया जाए कि ये एक सेट है विद अ पार्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन, तो उसका मतलब ये है कि बाइनरी ऑपरेशन कह देने के बाद मीनिंग ये है कि इसमें क्लोजर लॉ होल्ड करता है, ठीक है। तो कुछ आथर्स इसमें अलग से क्लोजर प्रॉपर्टी को लिख देते हैं और कुछ को नहीं लिखते, जैसा कि जोसेफ केलियन की जो ये बुक है इसकी ग्रुप की डेफिनेशन में ये बात जस्ट कि जी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है या गिवन है या एक सेट के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो उसके मीनिंग यही है कि उसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी जो है होल्ड करती है। तो बहरहाल हम अपने पॉइंट की जाने आते हैं, इसकी डेफिनेशन करते हैं। पीपीएससी के हवाले से जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है वो आप नोट कर लें। अगर कोई किसी को इंटरेस्ट हो तो इस पैरे को ज़रूर पढ़िए जिसमें बताया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल किस शख्स ने, किस मैथमेटिशियन ने ग्रुप का वर्ड यूज़ किया, और नेक्स्ट आप इसके थोड़ी सी हिस्टोरिकल नोट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन पे आते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि फॉर एग्जांपल कोई सेट है लेट जी, तो बाइनरी ऑपरेशन है ना, जी इज़ अ फंक्शन, ठीक है, कि ये एक फंक्शन होता है दैट असाइन ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी एन एलिमेंट ऑफ जी, यानी जी का ही कोई ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं और उसको जो एलिमेंट असाइन करते हो अगेन जी का ही करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे लफ्ज़ों में क्लोजर प्रॉपर्टी ही है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है, ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इस पैरे को आप ज़रूर पढ़ेंगे, इसमें एग्जांपल्स दी गई हैं, आपको सिंपल बताया गया कि एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। डिटेल में बताया गया, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि हम इस बाइनरी जो ऑपरेशन है उसको दूसरे लफ्ज़ों में हम क्लोजर भी कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें एज सच कोई इतनी ज़्यादा टफ बात नहीं है, बट एक दफ़ा रीडिंग कर लेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि बाइनरी ऑपरेशन की मीनिंग क्या है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जी एन के हवाले से आप जानते हैं कि जो जी एन है इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन n-1 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो n है वो 0 की क्लास में आ जाता है, n+1 जो है वो 1 की क्लास में आ जाता है, ठीक है। ये क्लासेस हैं, आप लोग बखूबी जानते हैं। ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स वाली बात में ये बात मैंने एक्सप्लेन की थी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब आ जाती है ग्रुप की डेफिनेशन। ग्रुप की डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आते हैं फर्दर ग्रुप थ्योरी में। तो आपको पहली सीढ़ी की समझ ज़रूर होनी चाहिए, पहले स्टेप की। तो ये अगर किसी को समझ नहीं है तो वो बार बार इसको समझे, इसकी एग्जांपल्स चेक करे, ठीक है। तो वो इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें यही कहते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई नॉन एम्प्टी सेट जी है और उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, तो 3 प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, जैसा कि एसोसिएटिविटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट है और इनवर्स है। कुछ 4 भी लिखते हैं तो फिर वो क्लोजर को मेंशन कर देते हैं। तो इन दिस केस क्लोजर ओके है क्योंकि हम बाइनरी ऑपरेशन को ही क्लोजर के मीनिंग में ले रहे हैं। तो एसोसिएटिव ऑपरेशन एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशन, और इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लेंगे कि आपसे जब भी पूछा जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है, ठीक है, तो याद रखें कि ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछिए कि ऑपरेशन कौन सा है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 0 भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 भी आइडेंटिटी एलिमेंट है,
1001 ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0000 ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। ज़ीरो वेक्टर है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। आई जो है सॉरी, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई और आइडेंटिटी हम लिख लेते हैं, ओके। तो बहरहाल ये जो मैंने लिखे हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट है। मगर बात यह है कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स जो हैं ये किसी ख़ास ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग हैं, ठीक है। ऑपरेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जब याद रखें कि जब आप ग्रुप ले रहे होते हैं तो ग्रुप के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन अटैच होता है। आप जब भी कोई प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो आपके सामने सेट और उसके साथ ये ऑपरेशन भी लाजमी होना चाहिए। तो ये जितने भी हैं ये मीनिंगलेस बात है अगर ये कहा जाए ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आपको ये बात पूछना बहुत लाजमी है जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि किस ऑपरेशन के तहत। अब देखिए ये एडिशन के हिसाब से आइडेंटिटी है, ये मल्टीप्लिकेशन यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आइडेंटिटी है, ये अगर हमारे पास 2x2 मैट्रिसेस हैं, ठीक है, हम उसमें मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आइडेंटिटी ढूंढना चाहते हैं तो वो ये एडिशन के हिसाब से आइडेंटिटी है इन 2x2 मैट्रिक्स, ये एडिशन ऑफ फंक्शंस के हवाले से आइडेंटिटी है, ये कंपोजिशन के अंडर आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन है, आप ऑपरेशन को ज़रूर काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद इन्वर्स एलिमेंट है कि आप किसी भी एलिमेंट्स को किसी और ऐसे एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करें कि आंसर हमें आइडेंटिटी आ जाए, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये ए के इन्वर्स के लिए कैंडिडेट है, ठीक है, कि ये एलिमेंट्स जो है ये ए का इन्वर्स है। तो याद रखें कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। और एक और बात भी मैं यहाँ आपको बताता जाऊँ कि एफएससी में डेफिनेशंस हैं कि फॉर एग्जांपल अकेला बाइनरी ऑपरेशन ही डिफ़ाइन हो, या फॉर एग्जांपल अकेली क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती हो किसी ग्रुप के साथ एक ख़ास ऑपरेशन के तहत, तो फिर हम उसको ग्रुपाइड कहते हैं, ठीक है। अगर एसोसिएटिविटी भी पाई जाए तो फिर हम सेमी ग्रुप कहते हैं। अगर आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है तो फिर मोनाइड कहते हैं, ठीक है, मोनोइड। तो अगर इन्वर्स पाया जाए तो फिर वो मोनाइड जो है वो ग्रुप होता है। तो इनकी तरतीब भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी लाजमी नहीं है कि हर ग्रुप मोनाइड भी हो, या हर मोनाइड सेमी ग्रुप हो, या हर सेमी ग्रुप ग्रुपाइड हो। लेकिन ये है कि अगर आपके पास सेमी ग्रुप है, ठीक है, इसके अदर वे राउंड प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, ठीक है। तो ये बात जहन में रखेंगे। यहाँ मेरे ख्याल में मैं गलत कह गया हूँ कि हर ग्रुप जो होता है वो मोनाइड भी होता है और सेमी ग्रुप भी होता है और ग्रुपाइड भी होता है। लेकिन हर ग्रुपाइड लाजमी नहीं है कि वो सेमी ग्रुप हो, या हर सेमी ग्रुप लाजमी नहीं है कि वो मोनाइड, और हर मोनाइड लाजमी नहीं है कि वो ग्रुप हो, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि जैसे ही एक प्रॉपर्टी रिलैक्स कर दीजिए तो वो स्ट्रक्चर ज़रा बड़ा हो जाता है, उसके ज़्यादा स्ट्रक्चर हमें उस टाइप के मिल जाते हैं। तो बहरहाल इस ग्रुप की डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और आप जब भी सेट टुगेदर अ बाइनरी ऑपरेशन को चेक करना चाहते हैं कि ये ग्रुप है या नहीं, तो पहले उस ऑपरेशन की एसोसिएटिविटी चेक करें, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करें, और उसके बाद आप उसका इन्वर्स चेक करें कि एलिमेंट्स हर एलिमेंट्स का इन्वर्स मिलता है या नहीं, ठीक है। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लेंगे कि अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू अ पार्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन है तो वह बिलियन ग्रुप है, अदरवाइज नॉन बिलियन है। ये भी पॉइंट आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये डिटेल में पढ़ लेंगे। अब हम एग्जांपल के ऊपर आते हैं। तो याद रखिए जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ये नंबर्स हैं। तो ये एडिशन के हिसाब से ये नोटेशन है, ठीक है, यानी ये जो हम लिख रहे हैं ग्रुप और विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकुलर ऑपरेशन, ठीक है, ये ग्रुप की नोटेशन हम यूज़ करते हैं। तो ये z जो है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है। यानी कैसे कि आप कोई से इंटीजर लें, उनको आप सम करें तो अगेन इंटीजर ही आंसर आएगा, तो बाइनरी ऑपरेशन वेल डिफाइन है।
आप इसमें एसोसिएटिव ला, एडिशन एसोसिएटिव है इन दिस केस, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे कि एडिशन के हिसाब से एक ऐसा एलिमेंट पाया जाता है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है और वो ज़ीरो है, ठीक है। और इन्वर्स एलिमेंट, हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल 5 है तो इसके लिए -5 एग्जिस्ट करता है, 6 है तो -6 एग्जिस्ट करता है। कोई भी इंटीजर a है जो कि g से बिलोंग करता है तो उसके लिए -a भी हमें g में से मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ग्रुप है, ये एडिशन के हिसाब से तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। सिमिलर केस फॉर रैशनल नंबर और आल्सो सेम फॉर रियल नंबर, के रियल नंबर्स भी एडिशन के हिसाब से ग्रुप है। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ आप देख लेंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जी जो है, क्यू जो है और आर जो है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सारे ग्रुप है, ठीक है। अब आपको कहा जाए कि ये जी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ग्रुप है या नहीं, तो याद रखेंगे आपसे पूछा जाए कि जी एसोसिएटिविटी पाई जाती है, जी बिल्कुल पाई जाती है। क्या बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, बिल्कुल पाया जाता है। क्या आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, जी बिल्कुल करता है। क्या इन्वर्स हर एलिमेंट का है, यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं 2 लेता हूँ तो 1/2 मुझे इस ग्रुप में मिलेगा या नहीं, जी में नहीं मिलेगा, तो लिहाजा ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से नहीं है, ठीक है। अगर क्यू में से ज़ीरो निकाल ली जाए तो बाकी, क्योंकि ज़ीरो इन्वर्टिबल नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो इसीलिए हम कहेंगे कि क्यू विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर ज़ीरो निकाल ली जाए, माइनस कर ली जाए, तो फिर ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से आर में से अगर ज़ीरो निकाल ली जाए तो फिर ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ ग्रुप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सेट ऑफ इंटीजर जो है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ग्रुप नहीं होता, बिकॉज उसमें अगर कोई इंटीजर हम फॉर एग्जांपल a लेते हैं तो उसके लिए 1/a जो है वो हमें जी में नहीं मिल पाएगा कि सच दैट कि उनसे मल्टीप्लाई करने से, अपरेट करने से हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो ये भी एक उन्होंने एक पॉइंट दिए जो कि आपने नोट करना है। इसके बाद तीसरी एग्जांपल कि 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आप कोई से इनमें से दो एलिमेंट्स लें, अगेन मल्टीप्लाई करें, आंसर इसी में ही आएगा। बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई हो तो एज इट एज वो रहता है। फॉर एग्जांपल 1.-1 का आंसर आप देख लें या 1 आयोटा का आंसर देख लें, ठीक है। 1 आयोटा का आंसर आप देखें, डाट से मुराद वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, ठीक है। तो 1 जो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब बात यह है कि क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं हर एलिमेंट्स के, तो देखें 1 आइडेंटिटी है तो ये इसका इन्वर्स यही होगा। -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आएगा, तो वो -1 है, यानी -1 का जो इन्वर्स है वो भी हमारे पास है -1। अब आयोटा का क्या इन्वर्स है, आयोटा को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए जब 1 आएगा, तो वो माइनस आयोटा है, ठीक है। आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और साथ माइनस, तो दैट इज इक्वल टू +1। तो याद रखें कि ये भी एक छोटा सा ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, इसको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं ग्रुप्स की, तो जो आपके कलेक्शन आपके माइंड में होनी चाहिए। फोर्थ एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्यू विदाउट ज़ीरो जो है ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ग्रुप होता है, जैसे क्यू प्लस इसको लिखा गया है। ओके, यहाँ पे ये है कि नेगेटिव नंबर्स नहीं लिए गए, यानी सेट ऑफ क्यू पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ग्रुप है, ठीक है। ये और ग्रुप है, ये और ग्रुप है। इसमें नेगेटिव वाले नंबर्स भी शामिल है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स मीन नेगेटिव और ज़ीरो इंक्लूड नहीं है इसमें। तो एग्जांपल नंबर 5 जो है वो ये कहते हैं कि अगर आप रैशनल नंबर्स के बारे में सोचें कि दो रैशनल नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से वो ग्रुप होता है या नहीं होता, तो याद रखें ये ग्रुप नहीं है। उसकी रीज़न कि आप दो रैशनल नंबर लें, इरेशनल नंबर, और उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो रैशनल आता है, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन ही डिफाइन नहीं है
कि दो इरेशनल नंबर को आप ऑपरेट कर रहे हैं, आंसर उसी इरेशनल आने की बजाय वो रैशनल आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन ही यहाँ सेटिस्फाई नहीं होता। तो दैट्स वाई ये क्लोजर प्रॉपर्टी दूसरे लफ्ज़ों में होल्ड नहीं करती, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये ग्रुप नहीं है। अब बात आ जाती है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक कलेक्शन है मैट्रिसेस की ए बी सी डी, और सच दैट ए बी जो हैं ए बी सी जो हैं ये सेट ऑफ रियल नंबर में से हैं, ठीक है। और ये अगर आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर में से हैं, यानी ए बी सी डी बिलोंग्स टू दिस, तो ये जो सेट है विद यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन ग्रुप बनाता है, ठीक है। अगर आपके पास सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस हों जिनकी इंट्रीज रियल से आ रही हों, तो ये ग्रुप है, ठीक है। अब इसको चेक करना चाहें तो अगेन आप उसी तरह सोचिए कि क्या 2x2 मैट्रिक्स के दो मैट्रिक्स लें 2x2 के, उनको ऐड करें, क्या आंसर 2x2 मैट्रिक्स आएगा? जी एग्जैक्टली आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो क्या यहाँ पे ये एसोसिएटिविटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? यस, ये एसोसिएटिव है। आपसे पूछा जाए कि क्या ये इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है 2x2 मैट्रिक्स में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो यस, ये मैट्रिक्स ऐसा है जो किसी में भी आप ऐड करें तो वो एलिमेंट एज इट एज रहेगा, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स कोई है इसमें, तो आप जनरल एलिमेंट लें ए बी सी, तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी ये है, ठीक है, जिसका आंसर हमारे पास ये आइडेंटिटी आता है। तो 2x2 मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, कलेक्शंस है 2x2 मैट्रिक्स की, वो ग्रुप बनाती है विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट वाइज एडिशन, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं। अब यहाँ बात ये है कि ये 2x2 मैट्रिक्स लिए गए हैं, आप n/n मैट्रिक्स ले लें, यानी 3x3 मैट्रिक्स ले लें, 4x4 ले लें, या n/n ले लें, तो याद रखें वो ग्रुप हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब बात यह है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से बात करना चाहें, ठीक है, यही जैसे कि ये एग्जांपल आगे आएगी कि वो ख़ास किस्म के मैट्रिसेस होंगे जिनके इन्वर्स एग्जिस्ट करते होंगे, उनको हम नाम देंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी ग्रुप है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बहरहाल इस एग्जांपल से ये आप ध्यान में रखें कि अगर आपके पास n/n मैट्रिसेस भी हों तो वो भी ग्रुप बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास मैंने आपको मॉड्यूलर अरिथमेटिक के बारे में बताया था कि जो Zn ग्रुप है जिसमें एलिमेंट जो है 0 1 2 एंड सो ऑन माइनस प्लस सॉरी n-1 तक एलिमेंट्स हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो एडिशन जो है ये ग्रुप है, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे। यहाँ एक बात ये ज़हन में रखनी है कि ये आगे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि ये इनवर्स ऑफ जे इज़ n-j, जी एन का फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, Z14 है, आप इसके एलिमेंट्स देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 जीरो की क्लास में आ जाएगी। यहाँ पे जो मैं बात बताने लगा हूँ कि आपको रैंडमली कहा जाए कि 11 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो याद रखिए कि इसका फार्मूला ये है कि n-11। अब यहाँ पे n क्या है 14, तो 14 - 11, तो आंसर क्या आता है 3, यानी 11 में 3 ऐड करें तो आंसर 0 आएगा। तो याद रखिए इन जनरल ये पीपीएससी के वाले से इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास Zn हो उसमें ये आपके पास एलिमेंट्स हों इस तरह, आप किसी भी एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं अंडर मॉड्यूलो एडिशन, तो आप n में से वो माइनस कर देंगे तो उसका दूसरा एडिशन इनवर्स आएगा एडिटिव। अब 10 का फाइंड आउट करना है तो 14 - 10 कर दें, 4 आ गया, 4 एडिटिव इनवर्स है, यानी 10 + 4 करेंगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो ये बात पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि Zn के अंदर आपको किसी एलिमेंट का इनवर्स पूछा जाए तो आप सिंपली n - j लिख लेंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, ये डिटेल में पढ़ लेंगे, अगर इसमें ऐसा कोई इतनी पॉइंट वाली बात नहीं है।
जी, ये कहते हैं कि अगर आपके पास जी स्टैटिक का मतलब ये है कि सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ठीक है, यानी इसमें से ज़ीरो निकाल दे तो ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ग्रुप है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। ये 8वीं एग्जांपल है, बढ़िया। अच्छा, अब ये जनरल लीनियर ग्रुप हैं जो बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ग्रुप होता है। अगर आपके पास ये सेट ज़रा गौर से देखें, इसमें सिर्फ ये कंडीशन लगा दी जाए, इसको यूं भी लिखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये सेट है तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ए बी सी डी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ये देखें कि अगर हमारे पास 2 by 2 मैट्रिसेस की क्लास है, डिफरेंट हमारे पास 2 by 2 मैट्रिसेस हैं, सेट ऑफ ऑल 2 by 2 मैट्रिस सच दैट देयर डिटर्मिनेंट इज़ नॉन ज़ीरो, मीन हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो तमाम मैट्रिसेस 2 by 2 वाले जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्योंकि कंडीशन है कि अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो आ रहा है तो वो इन्वर्टिबल नहीं होता, तो हमने ज़ीरो वाले निकाल दिए, यानी हमने लिए ही वो हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, तो ये जनरल लीनियर कहलाते हैं, जनरल लीनियर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। आप यहाँ पे इसको जनरल भी लिख सकते हैं, यानी जनरल लीनियर एन आर, तो इसका मतलब ये है कि जनरल लीनियर मैट्रिसेस हैं, ठीक है, और इनके जो आर्डर है वो n/n है, और इंट्रीज जो है वो रियल नंबर से आ रही। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है कि जनरल लीनियर ग्रुप आर्डर n एंड एलिमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम फील्ड, इट कैन बी रियल, इट कैन बी कम्प्लेक्स। तो याद रखें कि ये जो हैं जिनमें डिटर्मिनेंट की कंडीशन लगा दी जाए 2 by 2 मैट्रिसेस हों, तो ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ग्रुप है, ठीक है। इनका आप लोग सिंपली 1/ए माड डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आप डिफाइन कर सकते हैं। ये बड़ा बेसिक सा वो है, तो ये याद रखें कि ये जो है हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ग्रुप होता है, तो ये बात आप जहन में रखेंगे। अच्छा, यहाँ बात एक और बात बताता चलूँ कि डिटर्मिनेंट अगर एग्जैक्टली 1 कह दिया जाए, एग्जैक्टली 1 कह दिया जाए, ये बड़ी स्पेशल क्लास है, इसको स्पेशल लीनियर ग्रुप कहा जाता है। ऑफ ऑर्डर 2 ले रहे हैं तो 2 by 2 को ले लेंगे, अगर n लेंगे तो n आ जाएगा यहाँ पे, यानी वो तमाम जिनके लिए डिटर्मिनेंट 1 आता है, तो जब ये 1 आएगा तो एग्जैक्टली ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो याद रखें कि जब आपको कहा जाए कि एक मैट्रिक्स है, एक ग्रुप है, उसमें सारे के सारे वो मैट्रिसेस हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 है और ये ख़ास एलिमेंट है, लेट्स सपोज ये एलिमेंट है, ठीक है। अब इसका 1 तो नहीं आएगा, लेकिन मैं ये यूँ कर लेता हूँ, 1 और 7 कर लेते हैं, ठीक है। ये बनेगा, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, नहीं यहाँ माइनस कर लेते हैं, तो इससे आपका डिटर्मिनेंट जो है वो 1 बन जाएगा, ठीक है। -7 + 8, और उसमें आपको यहाँ पे ये माइनस ले के आना पड़ेगा, -1 और -3, तो ये आपके पास प्लस आ जाएगा, तो ये ओवरऑल इसका डिटर्मिनेंट 1 आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट आपको इसका इन्वर्स मल्टीप्लिकेटर इन्वर्स फाइंड आउट करने को आ जाए, क्योंकि डिटर्मिनेंट 1 है तो आप सिंपली इसका एडजॉइंट लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह आपसे ये बात भी पूछी जा सकती है। ये स्पेशल लीनियर ग्रुप के हवाले से मैं बात करता हूँ। ये डिटर्मिनेंट का फार्मूला है इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, ये तभी पॉसिबल है जब ये वाली जो टर्म है ये नॉन ज़ीरो हो, और ये डिटर्मिनेंट है एग्जैक्टली, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 by 2, ये n/n भी हो सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के, हाँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है ग्रुप है, इसको हम यूनिटरी ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है, UN भी कहते हैं इसकी नोटेशन। अब इसमें होता यूँ है कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि दो नंबर्स जो हैं m और n, ये रिलेटिवली प्राइम कहलाएंगे जब इनका GCD 1 हो, यानी इनके दरमियान कोई डिवाइज़र ना हो। फॉर एग्जांपल आपके पास है 3 और 7, तो इनमें जो कॉमन डिवाइज़र है वो सिर्फ 1 है। अब फॉर एग्जांपल 3 और 9 है, आपको कहा जाए इनमें से कोई कॉमन डिवाइज़र बताएं, GCD बताएं, ग्रेटेस्ट का डिवाइज़र, तो आप यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र लें तो वो 3 है,
ठीक है, तो ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। तो ये ग्रुप ये कहता है कि आप यू एन इस तरह डिफाइन करते हैं कि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेट ऑफ ऑल एम such that GCD of n and m is 1 and moreover m is less than n। यानी n से वो तमाम छोटे नंबर जो n के साथ है, m के साथ है, वो तमाम छोटे नंबर जो n के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, सेट ऑफ ऑल m सच दैट कि वो रिलेटिवली प्राइम हो तो उनकी कलेक्शन। अब फॉर एग्जांपल मुझे कहा जाए कि यू 10 के एलिमेंट लिखिए, तो बड़ा सिंपल है। आप देखें 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि 10 और 2 का जो जीसीडी है वो 2 है। इसी तरीके से आपको कहा जाए 3s में आ जाएगा, ठीक है। 4 नहीं आएगा क्योंकि 10 और 4 जो है इनका जीसीडी जो है वो 2 है। तो लिहाजा 10 के साथ जो रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं और इससे छोटे हैं उनकी कलेक्शन लिख ली जाए तो ये U10 बनता है, ठीक है। तो ये आप पॉइंट जहन में रखेंगे और इसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, आगे भी क्वेश्चन आएंगे, आपको इसके हवाले से इक्विप्ड रहना है। आपको कहा जाए कि U1 निकालिए तो इसमें ओनली 1 आता है। आपको कहा जाए कि U2 निकालिए तो इसमें ओनली 1 आता है, ठीक है। आपको कहा जाए कि U3 निकालें तो आप देखिए 3 से छोटे नंबर जो 3 के साथ रिलेटिवली प्राइम हो वो 1 और 2 है, ठीक है। U4 बताएं तो देखिए 1 रिलेटिवली प्राइम है, 2 रिलेटिवली प्राइम नहीं है 4 के साथ, बिकॉज 4 और 2 और 4 के दरमियान जीसीडी जो है वो 2 है। 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, तो इसका ये आंसर है। U5 यानी 5 से वो छोटे नंबर जो 5 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, 1 2 3 4 आ जाएगा। आपको कहा जाए कि U6 लिखें तो 6 से छोटे वो नंबर जो रिलेटिवली प्राइम है 6 के साथ, वो 1 है, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता और 5 आ गया। U7 आपको कहा जाए तो इसमें 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा, प्राइम नंबर की बड़ी खूबी है कि प्राइम नंबर से जो छोटे नंबर्स होते हैं वो तो सारे प्राइम के साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं, तो ये p-1 तक आप एलिमेंट्स लिख लेंगे, ठीक है। तो ये याद रखें कि जो UN है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन m n, ये क्या है, ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, मॉडुलो को आप बेहतर समझते हैं कि आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद आप ये देखें कि वो नंबर जो है ना किस उसकी रेजिड्यू क्या आ रही है अंडर द मॉडुलो n, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इसमें आपको एलिमेंट्स का पता होना चाहिए, जैसे कि ये जो पॉइंट मैं बता रहा था अभी PPSC के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए UN इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन n-1 अगर n प्राइम है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की गई है कि दो नंबर्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसका रेजिड्यू लिखते हैं कि यानी A.B इज कॉन्ग्रुएंट टू R आ रहा है तो इसका आंसर R होगा। ये ये एग्जांपल आपने अच्छी तरीके से समझनी है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इस UN के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग ना हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, ठीक है। 11th एग्जांपल हो गई। 12th एग्जांपल, सेट 0 1 2 3 एज अ नॉट ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4, यानी ये मॉडुलो 4 के हिसाब से ग्रुप नहीं है। although 1 and 3 have inverses, the elements 0 and 2 don't। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हम देख रहे हैं तो इसमें 0 तो आ ही नहीं सकती, तो ये ग्रुप नहीं है, ओके। एग्जांपल देने की कोशिश की, द सेट ऑफ इंटीजर एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट ग्रुप बिकॉज सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। आप देख सकते हैं कि A-N2 B-C है, और या आप लिख लें A-B/-C, तो इसका अलग आंसर है। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा A-B+C। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो A-B-C। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम नहीं है, यानी ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है।
तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि ये ग्रुप नहीं है, एग्जांपल देने की कोशिश कीजिए। हाँ, ये अब आपके पास आ गए कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी। याद रखें कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो है ये आपके पास ग्रुप होते हैं और इसमें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और इसका जनरल फार्मूला है जो कि आपने याद रखना है कि आप 0 1 2 3 अप टू n-1 पुट करते चले जाएंगे तो इसके रूट्स आते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस एग्जांपल को भी आपने समझना, ये फार्मूला आपको आता होगा तो आप डेफिनेटली उसके सारे एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट ये nth रूट्स ऑफ यूनिट को डिस्क्राइब किया गया कि ये किस तरह यूनिट सर्कल के ऊपर ये पड़े हुए पॉइंट्स होते हैं जो कि इनके आर्क डिस्टेंस सेम होता है। जैसे जैसे आप nth रूट्स n की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे तो उसी तरह आपके पास इक्वी डिस्टेंस इसके ऊपर पॉइंट्स आते चले जाएंगे। तो ये आप इसकी डिटेल में जा सकते हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। याद रखें जो Rn है इसमें n टपल्स होते हैं, ठीक है। इस तरह ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है और कंपोनेंट वाइज एडिशन में ये ग्रुप होता है और इन अदर वर्ड ये अबिलियन ग्रुप होता है। और आप वेक्टर स्पेसेस की जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें एक ऐसा सेट जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन ग्रुप हो और स्केलर मल्टीप्लिकेशन से भी एग्री हो और उसकी चंद प्रॉपर्टीज़ हैं तो हम कहते हैं ये वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेसेस की जो पहली बात आ जाती है वो यही है कि वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो अबिलियन होना चाहिए। तो Rn एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप, जो कि लेटर ऑन आप इसको वेक्टर स्पेस ओवर अ पार्टिकुलर फील्ड भी जाके देखेंगे, ठीक है। वो Rn इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R, ठीक है, या ओवर Q आप कह सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको अगर बेहतर कलेक्शन एग्जाम्पल्स की अंडरस्टैंडिंग है तो आगे जितने भी रिजल्ट्स आएंगे या एग्जाम्पल्स आएंगे आप इजीली उसको उसके साथ आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये है कि सेट ऑफ ऑल ट्रांसलेशन ली जाए तो याद रखें कि वो भी हमारे पास ग्रुप बनाता है। ये बड़ा सिंपल सा है कि R2 से R2 आप ट्रांसलेशंस डिफाइन कर लें। फॉर एग्जांपल आप पार्टिकुलर टी ले लें, ठीक है, ये टी ए बी। तो आप इसमें अगर फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट पुट करते हैं एक्स वाई तो इसका आंसर एक्स इज ट्रांसलेटेड बाय ए एंड वाई प्लस बी। ट्रांसलेटेड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक वेक्टर है इस तरह 2 3, तो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ देखेंगे तो वो वेक्टर जो ट्रांसलेट हो जाएगा 2 प्लस ए और 3 प्लस बी पे, ठीक है। तो ये आप इस तरह की सेट ऑफ ऑल ट्रांसलेशन ली जाए तो याद रखें कि अगर आप 0 0 लेंगे तो यानी ज़ीरो ट्रांसलेशन कह लें, वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। अगर टी ए बी एक ट्रांसलेशन है तो इसका जो इन्वर्स होगा वो माइनस ए माइनस बी है। यानी आप एक दफ़ा इस एलिमेंट्स के ऊपर टी ए बी अप्लाई करें फिर ये अप्लाई करें तो अगेन वही एलिमेंट आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं फिर वो आइडेंटिटी जस्ट एक मैप हो जाएगी। तो याद रखें कि ये एडिटिव इन्वर्स बन जाता है। तो इस तरह की जो ट्रांसलेशंस हैं अगर आप देखें तो ये भी ग्रुप है अंडर फंक्शन कंपोजिशन। इसकी अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। एक दफ़ा इसको रीड करें और आप सिंपल इसकी कंप्यूटेशन भी कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही हो। फॉर एग्जांपल आप चेक करना चाहते हैं कि जी इन्वर्स एलिमेंट या आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आप देख सकते हैं कि ए बी आप कंपोज्ड विद टी 0 0 एक्स वाई। तो आप जानते हैं पहले ये अप्लाई करें टी ए बी, आप जब टी 0 0 अप्लाई करें तो एक्स प्लस ज़ीरो एंड वाई प्लस ज़ीरो आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करें टी ए बी आ जाएगा एक्स वाई। अब आप ये अप्लाई करेंगे तो टी जब ये टी अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन तो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी आ गए। तो अब आप करें टी 0 0 इंटू टी ए बी एक्स प्लस ए और वाई प्लस बी। जब आप ये अप्लाई करेंगे तो ये ए प्लस
बी साथ आ जाएगा। जब 0 0 करेंगे तो अगेन फाइनली आंसर आपका ये आ जाएगा एक्स प्लस ए और वाई प्लस बी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ये सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये इवन दो ये कम्यूट भी कर रहा है, ठीक है। तो आप ये लिख लेंगे ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, ये इनवर्स एलिमेंट है और ये अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ये आप जहन में रख लेंगे। इसके बाद जो लास्ट स्पेशल लीनियर ग्रुप की ऑलरेडी मैं आपको बात बता चुका हूँ कि वो सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस जिनका आर्डर जो है वो 2x2 है और उसकी जो इंट्रीज हैं वो आइदर क्यू से आ रही हैं या ओवर सी आर हैं या सी हैं या जी पी हैं। ये फील्ड हैं, क्यू भी फील्ड है, आर भी फील्ड है, सी भी फील्ड है, जी पी भी फील्ड है। तो इनके एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो वो जो है हमारे पास स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ आर्डर 2x2 मैट्रिसेस ओवर अ पार्टिकुलर फील्ड, ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर जी पी है तो फिर मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन, और ये नॉन अबिलियन ग्रुप होते हैं। और याद रखें 2x2 मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो आपके पास अबिलियन ग्रुप होते हैं, ठीक है। स्पेशल लीनियर ग्रुप जो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हैं वो आपके पास नॉन अबिलियन है, यानी अबिलियन नहीं होते। तो अगेन ये एग्जांपल है, जनरल लीनियर ग्रुप ओवर फील्ड ले रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये आप इजीली इसको रीड कर लेंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद सेट 1 to n-1 जो है ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n इफ़ एंड ओनली इफ n इज प्राइम। और याद रखें ये सिंपली यू पी है, जैसा कि आपको यू एन के बारे में मैंने बताया। वो तमाम एलिमेंट्स जो n के साथ रिलेटिवली प्राइम है और अगर यही प्राइम नंबर हो तो फिर ये इक्वल टू दिस वन आता है, यानी जी पी इज इक्वल टू p-1 और वो यही नंबर बनता है और ये ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो ये वेरी सिंपल, आप यू एन की एक वो करें। अच्छा, इसके बाद ये 20वां क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल सिमिट्रीज ऑफ इन्फिनिट। ये आप इसको रीड कर लेंगे। इस तरह की आपके पास सिमिट्रीज हैं, इसमें ट्रांसलेशंस आ जाती हैं, इसमें टी इनवर्स है, इसकी ट्रांसलेशन है बैकवर्ड। तो ये आप लोग देखें लेंगे, ठीक है। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो मुझे बताएंगे, अदरवाइज़ इसमें आप सिंपली जो है ना इसके जनरेटर्स याद रख लेंगे कि इसके जनरेटर्स क्या हैं, ठीक है। और बाकी जितनी भी ट्रांसलेशंस है वो इन्हीं से होंगे। जनरेटर्स ट्रांसलेशंस की फॉर्म क्या है, तो इसको आप रीड कर लेंगे। अगर आप इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो मुझे आप बताएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये समरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे समझ लें कि याद रख लें कि ये जितने भी ग्रुप सामने पड़े हैं उसके हवाले से कि उसमें ऑपरेशन कौन से होते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और ये नोटेशंस आप अच्छे तरीके से ज़हन में रख लें क्योंकि ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, मोस्टली ये यूज़ होती है। और आइडेंटिटी एलिमेंट कि जी में आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स हैं कि इन्वर्स एलिमेंट की जनरल फॉर्म क्या है, ये बहुत ज़रूरी है, आपको आने चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि यू एन के अंदर जो है उसका क्या कहते हैं उसको, जी एन के अंदर उसका जो इन्वर्स होता है वो एन माइनस के है, यानी के का इन्वर्स ढूंढना है तो एन माइनस के है। क्या मुराद है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल Z19 है या Z20 है और उसमें कहा जाए 6 का आप इन्वर्स निकालें तो 20-6 कर लेंगे, ठीक है। और आप इसी तरीके से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यू एन में है तो आप इस फार्मूले को आप यूज़ करेंगे। अब ये फार्मूला समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि आप यू एन में से कोई एलिमेंट लेते हैं x, आपको कहा जाए उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें, तो आप यू एन में से वो एलिमेंट जो k के साथ मल्टीप्लाई हो और कॉन्ग्रुएंट टू 1 आए मॉड n, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है मॉडुलो n। यानी वो नंबर, या सिंपली आप देखें यू एन में से जिस एलिमेंट का आप इन्वर्स फाइंड आउट करना चाहें उसके लिए एक ऐसा एलिमेंट ढूंढिए, मल्टीप्लाई करने के बाद एन पे जब हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो फिर वो एलिमेंट जो है उसका इन्वर्स कहलाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नंबर थ्योरी में। अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल डिविजिबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 आ रहे हैं मॉड एन, तो हम कहेंगे कि ये यू एन के अंदर
के का मल्टीप्लिकेट इनवर्स x है, ठीक है, ये आप देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि आज मैंने चैप्टर नंबर 2 आप लोगों को करवाया है, डी एन के हवाले से नहीं बताया, क्योंकि चैप्टर 1 में सिंपली डी एन यानी कि कोई ज्योमेट्रिकल फिगर्स है और उसकी आल सिमेट्रीज चेक की हैं, उसकी रोटेशंस देखी हैं, फिर रिफ्लेक्शन देखी हैं, ठीक है, और डायगनली उसको रिफ्लेक्शन देखी है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली। तो उसकी जो ये रिफ्लेक्शंस हैं या रोटेशंस हैं, सेट ऑफ ऑल दीज सिमेट्रीज जो है, ये भी अंडर कंपोजिशन जो है ये ग्रुप बनाती हैं। हम आने वाले लेक्चर में इसको भी स्टडी करेंगे जब जो प्रीवियस टेस्ट है, तो हमारे पास एग्जांपल्स की कलेक्शन काफ़ी सारी हो जाएगी, ठीक है। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं तो इसमें देखते हैं कि लेक्चर ज़्यादा लेंथी तो नहीं हो गया। ओके, हम आगे चलते हैं। याद रखें कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये ज़हन में रखेंगे। कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है ग्रुप में, ये आप पढ़ लेंगे, इसको समझ लेंगे। इन्वर्स, किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो यूनिक होता है, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, ठीक है, और इसकी डिटेल भी पढ़ लेना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताएंगे, ठीक है। ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप्स और एडिटिव ग्रुप्स की ट्रांसलेशंस हैं कि हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में जो ये लिख रहे होते हैं, इन्हीं स्टेटमेंट्स को एडिशंस में हम यूँ कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल ए रेज्ड पर -1 जो है ये एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की नोटेशन है, और ये एडिटिव इनवर्स की नोटेशन है, ठीक है। ए रेज्ड पर एन का मतलब एन टाइम हम कंप्यूट ऑपरेट कर रहे हैं ए को अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप, और एन ए है तो इसका मतलब है एन टाइम हम ए को ऑपरेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन है, ठीक है। ये ए बी इनवर्स जो है ये कोशंट का साइन है और ये डिफरेंस का साइन है, ये आप लोग भी इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, इसमें एज सच कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं, ठीक है। तो सॉक शूज़ प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए कि वो ये है, और आगे इसके कुछ हिस्टोरिकल नोट्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज को आप ज़रूर देखेंगे, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि फॉर एग्जांपल ये इनवर्स आप फाइंड आउट करें, और ये क्वेश्चन जैसे है सिंपल, ये आप देख लेंगे, ठीक है। ये वो क्वेश्चन हैं, इनको आसानी से आपको इसके सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये है कि ये जो है अंडर मॉड्यूलो 40 मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ग्रुप है, तो ये चेक करें, तो याद रखें, और इसके इन्वर्सेस भी बताएं। तो ये जो है ये सारे सेल्फ इन्वर्स हैं, ठीक है। इसका एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 25 है, तो आप इसमें कंप्यूट करेंगे, 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, मॉड्यूलो 40 करेंगे तो रिमाइंडर 25 आ जाएगा, इसको भी आप देख लेंगे। तो ये जो है इसमें हर एलिमेंट्स जो है इम्पोर्टेंट है, आगे जाके आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। आप U8 के एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे। U8 का मतलब ये है कि 8 के साथ जो रिलेटिवली प्राइम है वो 1 है, 2 नहीं आएगा, इसमें 3 आ जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 7 हो जाएगा। अब देखें 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 आता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आंसर 1 आता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 आंसर 1 आता है। मॉड्यूलो 8 कर रहे हैं हम कि 5 जरा 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद जब 8 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 है। तो इसी तरीके से 7 मल्टीप्लाई बाई 7 करें तो 1 आता है। तो इसमें भी सारे एलिमेंट इम्पोर्टेंट है, इसमें भी है, तो ये आइसोमॉर्फिक है। इस तरह आप एग्जांपल्स को आप इस तरह डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इनको आप देख लेंगे, ठीक है। इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट या लेंथी लगे तो उसको आप छोड़ सकते हैं। इसके सॉल्यूशन इजीली अवेलेबल हैं, आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, आप कॉपी करें, गूगल करें, इसके आंसर मिल जाते हैं। ये बड़ी फेमस बुक है। तो एनी हो, ये चैप्टर आपने कंप्लीट करना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे, एक्सरसाइज में भी कुछ डेफिनेशन सम टाइम आ जाती हैं, ठीक है। तो इनको आप ज़रूर कर लेंगे। ये नोटेशन जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डायहेड्रल ग्रुप से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा तो ये एग्जांपल भी आपके लिए सिंपल हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर था, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट में, और वीडियो अगर आप लोगों को फ्रूटफुल साबित हो रही हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं मज़ीद भी इस सब्जेक्ट्स के ऊपर बनाऊँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।